हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आज के क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे आज की क्लास में पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है जी, और साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप उतना पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि पीवाईक्यू आप कीजिए, जितना आप पीवाईक्यू करेंगे उतना ही आपकी एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पीवाईक्यू नहीं मिलती है तो आप इस हमारे चैनल पर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बड़े आराम से कर सकते हैं। डेली हम इस पर पीवाईक्यू के जीके जीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन लेके आते हैं, आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट आज के क्लास में और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश परिवर्तन की घटना घटित होती है। तो कौन सी घटना घटित होती है? तो ये नियमित की घटना घटित होती है। ठीक है जी, कैसे देखें, मान के चलिए ये शीशा है, पीछे चमकीली परत लगी हुई है, तो इस पर प्रकाश टकराती है तो क्या हो जाती है, वो तुरंत परिवर्तित हो जाती है। ठीक है जी, तो इस परिवर्तित की घटना को क्या कहते हैं? तो नियमित परिवर्तित की घटना कहते हैं। नियमित मतलब नियमित परिवर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। तो एक समतल दर्पण के लिए कैसी छवि होती है? तो एक समतल दर्पण के लिए आभासी और प्रवश उल्टी होती है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है कि एक समतल दर्पण के लिए प्रभासी जो होती है प्रवश वो उल्टी होती है और आभासी होती है। बस ये दो चीज याद रखना, समतल दर्पण के लिए छवि कैसी बनती है? तो आभासी बनती है और प्रवश उल्टी बनती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। देखिए डैश होती है मतलब अभी जस्ट हमने देखा क्या होती है, आभासी और उल्टी होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसको शामिल करने का मेरा मकसद एक ही था कि देखिए 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, रेलवे ग्रुप डी में, और इससे पिछला जो हमने किया ये देखिए 2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है जी, तो हर एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन जैसे पूछे जा सकते हैं, तो जितना हो सके उतना पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों पूछे गए थे सेम। अब ये भी 2018 में सेम ही पूछा गया, हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है दर्पण से। ठीक है जी, दर्पण से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये समान आकार, सीधी, प्रवश तौर पर उल्टी और आभासी होती है। ये दो चीज तो हमें पता है कि ये आभासी और उल्टी होती है। ठीक है जी, लेकिन ये समान आकार और सीधी होती है। ठीक है, तो ये दो जरूरी है, इसको भी आप जान लीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, समान आकार, सीधी, प्रवश, उल्टी और आभासी होती है। ठीक है, तो एक समतल दर्पण की छवि की विशेषताएं हैं ये। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी के सभी क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार की होती है। तो कौन सा दर्पण है? तो अभी जस्ट हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो सीधी होती है, ठीक है, और प्रवश उल्टी और क्या होता है, आभासी। तो तीनों की बात की गई है। तो देखिए इसमें क्या है, आभासी है, समान आकार की है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण है? तो वो अपना समतल दर्पण है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर सी, दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है जी, आज हमने अधिकतर अपनी क्लास में दर्पण से संबंधित क्वेश्चन लिया है, क्योंकि जो पीवाईक्यू है उसमें अधिकतर हर शिफ्ट में और अधिकतर क्वेश्चन किससे पूछे गए, एक ही शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तो दर्पण से ही पूछ लिए गए थे आपके। ठीक है जी, तो दर्पण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दर्पण को आप बड़े अच्छे से करके जाइएगा। हम सारे के सारे जितने भी मतलब आज की क्लास में अधिकतर क्वेश्चन हमने दर्पण से लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई आकृतीय चिन्ह
परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस डैश पर स्थित है। देखिए हमें क्या बता रखा है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, इसका फोकस बताना है। तो फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या डिवाइड बाई 2। तो इससे क्या निकल आता है, अपना फोकस। ठीक है जी। तो अगर 12 है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है जी। तो माइनस का तो था ही नहीं है, जो माइनस का निकलेगा, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा फोकस कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सही उत्तर क्या है अपना, ऑप्शन नंबर डी 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। जब त्रिज्या 12 दे रखी है तो फोकस कितनी हो जाएगी, उसकी आधी। ठीक है, तो 6। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके ध्रुव से कितनी दूरी स्थित है, तो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। तो उसका वक्रता केंद्र ध्रुव से डैश की दूरी पर स्थित है। मतलब ये क्या, फोकस 16 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें क्या बताना है, उसकी वक्र केंद्र मतलब उसका केंद्र बताना है, ध्रुव। तो इसमें क्या होगा, तो इसको 16 फोकस दे रखा है, हमें बताना है, त्रिज्या मतलब निकालनी है। तो मान के चलिए कितना हो गया, तो ये हमने त्रिज्या निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया था, तो इसमें 2 से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर सी 32। फोकस 16 था, उसमें हमने डिवाइड किया था फोकस निकालने के लिए 2 से। तो इसमें फोकस गिवन है, तो हमें त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो हमारा कितना आ जाएगा, 32, सॉरी। ठीक है। तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर सी 32। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो गोलीय दर्पण के अक्ष पर हमेशा कौन से स्थित होते हैं, तो आपकी वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये हमेशा क्या होते हैं, तो गोलीय दर्पण पर स्थित होते हैं। ठीक है जी। जैसे गोल है तो इसमें केंद्र है और इसमें ध्रुव है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, अपना ऑप्शन नंबर 1 सही है और 3 सही है। ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, अपना 1 और 3 दोनों। तो इसका सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने डैश रखी हुई वस्तु अंततः एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये क्या है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण के सामने, तो वो है आपका फोकस पर। ठीक है जी। फोकस पर, अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी हुई वस्तु अंततः एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फोकस पर रखी हुई वस्तु क्या होती है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। किस दर्पण पे, तो अवतल दर्पण पे। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डैश में स्थित होता है। तो क्या है, उत्तल दर्पण का फोकस किस पे स्थित होता है, तो ये आपके दर्पण के पीछे स्थित होता है। ठीक है जी। फोकस किसके कहाँ स्थित होता है, तो दर्पण के पीछे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे स्थित होता है। ठीक है जी। अब चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है, डाल्टन का सिद्धांत, तो यह रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक संयोजन। तो डाल्टन का, इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डाल्टन का जो सिद्धांत है वो दो प्रमुख उसके नियम है। एक है द्रव्यमान का नियम और एक है निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है जी। निश्चित पहला कौन सा है, द्रव्यमान का नियम, द्रव्यमान का नियम, और दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है जी। दोनों में से अधिकतर पूछे जाते हैं, कि दोनों जरूर लिख लेना है। इसके इन्होंने कितने नियम बनाए हैं, 2 बताए हैं। रासायनिक सिद्धांत में इन्होंने 2 नियम बताए हैं, एक निश्चित और दूसरा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। अभी जस्ट हमने देखा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, कि रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है डाल्टन का सिद्धांत। ठीक है जी। और इसमें कितने नियम बताए हैं उन्होंने, तो 2 पर उन्होंने बात कही है, 2 नियमों पे उन्होंने सहमति जताई है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो किसके लिए प्रदान करता है, तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी कि द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर उन्होंने अपनी बात को कही है, मतलब साबित किया है। ठीक है जी, सिद्धांत को बता मतलब डॉल्टन ने अपने सिद्धांत में दो ये महत्वपूर्ण बातों पर अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन की प्रवृत्ति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा उनका कथन सही है, तो ये है कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था, उन्होंने अपने सिद्धांत पर क्या बनाया कि जो परमाणु के जो पदार्थ होते हैं उनको विभाजित नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है उनके कणों को। ठीक है जी, तो उनका ही सिद्धांत इसी पे था कि परमाणु जो पदार्थ होते हैं उनके कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है, अविभाज्य होते हैं। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है अपना ऑप्शन नंबर 3 कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से जो सही कथन है वो है परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। ठीक है जी, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं, मतलब उनके कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम का परिणाम है। तो उनका क्या है कि उनका सही उत्तर है इसका कि परमाणु अदृश्य कण हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है जी, परमाणु क्या है, अदृश्य कण होते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। इन्होंने अपने यही सिद्धांत में बताया है। ठीक है जी, किसने बताया, तो डाल्टन ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत डैश है। तो क्या है जैविक विविधता का आधारपूर्ण स्रोत, तो वो है आपका उत्परिवर्तन। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए कि उत्परिवर्तन जैविक विविधता का आधारपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल और कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। तो ये किसके कथन था, ये कथन किसने दिया था कि जो जीवन है वो सरल और कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। तो ये था हेल्टन का। ठीक है जी, हॉल्टन। इसका सही उत्तर क्या है अपना ऑप्शन नंबर सी, हॉल्टन ने ये कथन कहा था। ठीक है जी, इन्होंने ये सुझाव दिया था, तो ये सुझाव देने वाले व्यक्ति थे हॉल्टन। तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश विकासवादी सिद्धांतों के प्रमाण प्रदान करता है। विकासवादी संबंधों के प्रमाण कौन प्रदान करता है, तो वो प्रदान करता है जीवाश्म। ठीक है जी, जीवाश्म ही विकासवादी सिद्धांतों के प्रमाणों को प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म। ठीक है जी, ये सभी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे गए, जितने भी हैं ये सभी के सभी ग्रुप डी में पूछे गए और इनके आने की पूरी संभावना है। ठीक है जी, ये सभी क्वेश्चन आपको कहीं देखने को और नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ। तो कौन सी गैस मुक्त अवस्था में नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन मतलब उत्पन्न हो रहा था, तो वो थी आपकी ऑक्सीजन। ठीक है जी, इतनी मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन उस समय नहीं थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन अंगों में से कौन सा अवशोषी अंग नहीं है। अवशोषी अंग नहीं है जो मतलब क्या करता है, अवशोषी नहीं करता, तो वो है आपका मस्तिष्क। ठीक है जी, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सजीव जीवों
के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश होती है। तो सजीव जीवन के वर्गीकरण की इकाई क्या होती है? तो वो होती है आपकी जाति। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर बी, जाति सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है प्राणियों के लिए? तो वो है ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है जी। पहले क्या होता है? संघ होता है, फिर वर्ग होता है, फिर गण होता है, कुल होता है, वंश होता है, फिर प्रजाति होती है। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? अपना ऑप्शन नंबर सी कि संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार डैश होता है। तो 5 जगत प्रणाली में क्या होता है? तो वो होता है अपना पोषण। ठीक है जी। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? पोषण होता है। पोषण के आधार पे क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, पोषण। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो किसमें सबसे ज्यादा, मतलब जो जीवों की जो संख्या है वो समान है? तो वो है जगत में, किंगडम में। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अपना ऑप्शन नंबर डी, किंगडम। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष राज्य भाषा अधिनियमित हुआ? मतलब किस समय राज्य भाषा अधिनियम अधिनियमित हुआ? तो यह हुआ था अपने 1963 में। ठीक है जी। तो सही उत्तर क्या है? 1963, ऑप्शन नंबर डी, 1963 में जो भाषा है, राज्य भाषा अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, 1963। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है अपना अनुच्छेद 343। ठीक है जी। तो सही उत्तर क्या है कि अनुच्छेद 343 के तहत राज्य भाषा हिंदी और नागरिक देवनागरिक जो क्या है वो लिपि है। तो अनुच्छेद 343 के तहत आर्टिकल 343। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राज्य भाषा है? तो आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा इनमें से कौन सी है? तो वो है अपनी तेलुगु। ठीक है जी। आंध्र प्रदेश की क्या है? तो ये राज्य भाषा है। ठीक है जी। आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा तेलुगु। ठीक है, ये 2022 में पूछा गया है, लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना की दूसरी भाषा कौन सी है? तो तेलंगाना की दूसरी भाषा कौन सी है? तो दूसरी भाषा है यहाँ की उर्दू। ठीक है जी। तेलंगाना की कौन सी भाषा है? तो उर्दू। आप सभी को पता होगा कि 2 जून 2014 को तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है जी। और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तेलुगु बोली जाती है। लेकिन यहाँ पे जब ये अलग हुआ तो यहाँ पे भी पहली भाषा तेलुगु है, लेकिन दूसरी भाषा यहाँ पे कौन सी मान्यता मिली? तो वो मिली थी आपके उर्दू को। ठीक है जी। दूसरी भाषा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दूसरी भाषा कौन सी हो जाएगी? उर्दू। तो सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। ठीक है जी। ये भी लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और डेली आपको PYQ प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है जी। चाहे आप हमारी PYQ वीडियो देखिए, चाहे आपके पास सपोर्ट मटेरियल है तो उससे PYQ प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आपके पास कोई अदर सोर्स है तो उससे आप अपने PYQ मतलब PYQ की प्रैक्टिस के लिए तैयारी कीजिए। लेकिन इतना है कि आप जितना PYQ की प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही आपके एग्जाम के लिए क्या है? हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी। मैं खुद बोलूँगा कि आप जितना हो सके उतना आप PYQ की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे मुझसे कीजिए चाहे किसी और से कीजिए। आपके लिए डेली तो हम PYQ वीडियो लेके आते ही हैं। ठीक है जी। डेली आपको इस पर एक PYQ वीडियो प्रोवाइड हो ही जाती है।
तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नए PYQ वीडियो के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट उसमें भी क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, जब तक डेली आपके लिए क्या आएगा, एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे जिसमें सभी के सभी क्या होंगे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।